देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं निखिल सिंह। न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है और आज बात होगी तकनीक के उस नए युग की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई महाकुंभ इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन कर भारत की डिजिटल ताकत का संदेश दिया है और कैसे ये समिट देश की अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार तक एक नई दिशा तय कर सकती है। इस पर हमारी विशेष चर्चा भी होगी। वे इलेक्शन कमीशन का पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा एक्शन सियासी बहस को और तेज कर रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तीखा प्रहार और कानून व्यवस्था पर सरकार के कार्य भी चर्चा के केंद्र में है। तो इन सभी मुद्दों पर होगी बड़ी कवरेज, खास चर्चा और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई महाकुंभ इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से जुड़ी भव्य प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सम्मेलन में शामिल इनोवेटर्स के साथ पीएम ने किया संवाद। 600 से अधिक भारतीय स्टार्टअप और 13 देशों के पवेलियन एक्सपो का हिस्सा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई इंपैक्ट समिट को बताया अहम। कहा समिट से होगी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत। एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत को वैश्विक एआई मानचित्र पर करेगा स्थापित। बोले इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एआई समिट भारत के लिए बड़ा मौका, रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा। योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और सपा पर कड़ा प्रहार। कहा बीजेपी से पहले अपराध का गढ़ था उत्तर प्रदेश। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर जमकर लगाई लताड़। कहा डबल इंजन सरकार ने उपद्रव से उत्सव प्रदेश बनाया है यूपी को। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही पर एक्शन में चुनाव आयोग। 5 जिलों के 7 एईआरओ को किया निलंबित। सीईओ पश्चिम बंगाल ने कहा केवल प्रक्रिया नहीं, सरकारी पदों से हुए हैं निलंबित। राज्य प्रशासन की भूमिका को लेकर भाजपा हमलावर। तो सबसे पहले एआई इंपैक्ट समिट की बात करेंगे। तकनीक नवयुग की ओर बढ़ते भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक नया अध्याय रच दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से जुड़ी भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन कर वैश्विक मंच पर भारत की डिजिटल शक्ति का परिचय दिया है। भारत मंडपम में सजा यह विराट आयोजन नवाचार, युवा प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अद्भुत संगम बनकर उभरा है। एआई तकनीक के जरिए भविष्य की नई संभावनाओं और वैश्विक साझेदारियों का यह मंच भारत के बढ़ते नेतृत्व का सशक्त संदेश और उसका संकेत भी दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि एआई के इस महाकुंभ में हमारी ये विशेष रिपोर्ट क्या कहती है। भारत की मेजबानी में हो रहे एआई महाकुंभ इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से जुड़ी भव्य प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह है नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में लगा इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026। एआई विकास में वैश्विक सहयोग की भावना और भारतीय एआई क्षमता को प्रदर्शित करने वाला विराट मंच। 300 से अधिक क्यूरेटेड प्रदर्शनी पवेलियन और लाइव प्रदर्शन एक्सपो में शामिल हैं। एक्सपो में 600 से अधिक उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप सुरक्षित और एआई से लैस भविष्य को संवारने की भारतीय युवा शक्ति की क्षमता को दिखा रहे हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री ने एआई डोमेन में हो रहे नवाचारों को देखा। इनोवेटर्स और कंपनी प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए पीएम ने उनके अनुभव सुने।
13 देशों के पवेलियन एक्सपो का हिस्सा हैं और एआई तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित कर रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शरीक हो रहे हैं। 20 फरवरी तक चलने वाले इस विशाल एक्सपो में 2.5 लाख से अधिक विजिटर्स के पहुंचने की उम्मीद है। वैश्विक एआई तंत्र के भीतर नई साझेदारियों को बढ़ावा देने और व्यवसायिक अवसर पैदा करने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के एक सत्र के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की क्रिएटर इकोनॉमी की प्रगति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से उभरती क्रिएटर्स इकोनॉमी देश की मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल मानव संसाधन के दम पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कार्यक्रम के दौरान अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य एआई के मानव समाज पर वास्तविक प्रभाव को समझना और उसके सकारात्मक उपयोग के लिए ठोस दिशा तय करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन में हुई विचार विमर्श से ठोस और सार्थक निष्कर्ष सामने आएंगे जो देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती रचनात्मक अर्थव्यवस्था देश की मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे और कुशल आबादी द्वारा संचालित हो रही है। We as a country believe in the creators, the value that the creators have brought in either through their content or through their different ways of expressing themselves, different ways of telling the story. In fact, that is one of the reasons our country hosts a large number of global capability centers. If the creators get a chance to deploy their skills, protect their copyrights, protect the fruits of their creative energy, then the growth between today and tomorrow will be very high. और भारत तकनीकी युग के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई भविष्य की दिशा तय कर रही है। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इस बदलती दुनिया में भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का सशक्त प्रमाण बनकर उभरा है। नई दिल्ली में जुटे विश्व के नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और युवा नवाचारक ये संदेश दे रहे हैं कि भारत न सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता बल्कि उसका नेतृत्वकर्ता बनने की राह पर है। जिम्मेदार, नैतिक और समावेशी एआई के संकल्प के साथ ये समिट नवाचार, शोध और संभावनाओं का नया क्षितिज खोल रहा है। आइए देखते हैं कैसे एआई की एक क्रांति भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिला रही है। भारत अब एआई की रेस में दुनिया के दिग्गज देशों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सोमवार से 20 फरवरी तक दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सैकड़ों सीईओज और विशेषज्ञ जुटे हैं, जो बताता है कि भारत आज दुनिया में सबसे मजबूत स्थान हासिल कर चुका है। इस समिट से भारत का मकसद साफ है, जिम्मेदार, नैतिक और वैश्विक सहयोग के साथ एआई क्रांति को नई दिशा देना। इस आयोजन में उद्योगपति और युवा प्रतिभाओं का भी जमावड़ा लगा है। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी सारी जो सेक्टर्स हैं उसमें एआई डिप्लॉय हो जाए और सारी जो नागरिक हैं उनको उससे सुविधा मिल जाए। फिनटेक में अभी जब एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है तो वो बड़े 5-10 पन्ने की होती है और किसी को समझता भी नहीं है कि पॉलिसी में क्या है। तो हमने क्या किया है कि उस पे एक एक्सप्लेनर किया है, तो आप अपनी ही भाषा में उससे बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और जो भी आपकी शंका है, प्रश्न है, तो उसे दूर कर सकते हैं। पिछले 20-30 साल से एक बहुत बड़ी आईटी कम्युनिटी बनाए हैं और ये आईटी कम्युनिटी को एआई साइंटिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए और अपस्किल करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए आज आप देख रहे हो हमारा जितना भी मतलब एकेडमिया है वो रिसर्च में लगे हुए हैं। हमारा जो इंडस्ट्री है, जैसे कि छोटा स्टार्टअप है, वो भी एआई का एप्लीकेशंस बना रहे हैं, एआई का नया मॉडल्स बना रहे हैं। तो भारत का भूमिका भी बहुत बड़ी है क्योंकि आईटी में ऑलरेडी हम लोग एक सुपर पावर है। जो अभी हमारे अनाज स्टोर करने का जो सिस्टम है वो डैमेज होने के बाद हमें अलर्ट देता है, पर जो आईजीएसएस है वो डैमेज होने से पहले ही आपको बता देता है कि जो गेहूं है वो सड़ने वाला है, तो आप अपना इसका करेक्टिव मेथड्स जो है वो आप इन्फोर्स कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स,
VCs, गवर्नमेंट, थिंक टैंक्स, एकेडेमिया, सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो एनी काइंड ऑफ फोरम जो इतने सारे लोगों को डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से एक साथ लाती है इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजन 10 हॉलों में 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें स्टार्टअप, कॉरपोरेट, अकादमिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, संगठन, 19 से अधिक राज्यों और 10 से अधिक देशों के राज्य और देश के पवेलियन सहित 400 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं और 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी की उम्मीद है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट सिर्फ तकनीकी विकास की बात नहीं करता है, बल्कि ये एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, दीपक रावत और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किस तरह से तकनीक का लाभ सभी को मिल सकेगा, इसका लोकतांत्रिकरण करने की बात बार बार कही जा रही है। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और एआई इम्पैक्ट समिट आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। किस तरह से इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स है, किस तरह से ये पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक इसका विशेष लाभ पहुंचेगा। तो आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है एआई की दुनिया में भारत का दम। एआई की दुनिया में भारत का दम, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पार्थ सारथी, जो कि को फाउंडर हैं चैरियट के। बहुत स्वागत है पार्थ सारथी आपका। और आपसे अगर हम शुरुआत करना चाहें तो कैसे आप इस जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है, इसका
कैसे आकलन करते हैं, किस तरह से इसका लाभ, एक तो जो हमारे देश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको कैसे ये लाभान्वित करेगा, और जब हम इसके लाभ की बात करते हैं कि इसके फायदों की बात करते हैं, कैसे वो देश के तमाम सारे लोगों तक इसका लाभ मिल सकेगा। हाँ जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो जो हमारे इस देश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यहाँ पे आप देखिए एआई समिट में सारी स्टार्टअप्स आ रखी हैं, सारी स्टार्टअप्स अपनी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट कर रही हैं, और यहाँ पे पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से नहीं लेकिन विदेश से भी लोग आए हैं, उन सबको दिखा रहे हैं कि जो इंडिया में जो एआई स्टार्टअप हो रही हैं और जो एआई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो कितनी एडवांस्ड है और कितने लोगों का फायदा हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो पहले वेस्ट में थी और चाइना में थी, अब इंडिया में इन हाउस यहाँ पे हमारे देश में डेवलप हो रही है और सबका इससे फायदा हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें, हम चैरियट में मैं चैरियट का को-फाउंडर हूँ, तो चैरियट स्पीच मॉडल्स बनाता है, इंडिया की सारी भाषाओं के लिए स्पीच मॉडल्स बनाता है, और इससे कोई भी डेवलपर, बाकी एआई स्टार्टअप्स जो भी हैं जो पहले बाकी देशों की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते थे, अब वो इंडिया की देशों की इन हाउस इन द कंट्री वैसी वो टेक्नोलॉजीज पे बिल्ड कर सकती हैं। तो एक लेवल है कि आपके पास बेस लेवल टेक्नोलॉजी है, तो बाकी जो स्टार्टअप्स इससे अब जो उसके ऊपर बना रही हैं वो भी इंडिया की टेक्नोलॉजीज यूज करके बना सकती हैं। जी निश्चित तौर पर। और इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जगदीश मित्रा, जो कि सीईओ हैं ह्यूमैनिटाइज टेक.ai और बोर्ड सदस्य भी हैं एनएसडीसी और नैसकॉम के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, अगर हम इसको समझना चाहें आपके शब्दों में कि ये एआई के वैश्विक इकोसिस्टम में भारत खुद को कहाँ स्थापित कर रहा है इस एआई समिट के जरिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कितना बड़ा मोमेंट है ये भारत के लिए, और अगर मैं इस लिहाज से समझना चाहूँ तो दुनिया के लिए भी? देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत सबसे बड़ा मोमेंट है एआई के लिए, और ये हमको एक ऐसा अवसर देता है दोनों तरफ से। एक हमारे भारतवासियों को ये बताने के लिए कि एआई से हमको क्या फायदा हो सकता है, देश जो विकसित भारत की और प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया है उसमें एआई का क्या रोल हो सकता है और किस तरह से इस एआई हमको कंट्रीब्यूट कर सकती है। और दूसरा जो ये कर सकती है कि वो विदेश में हमारे जितने भी विदेशी पार्टनर्स हैं और बाकी विदेश के कंट्रीज हैं, उनको ये पता चलता है कि हम भारत क्या क्या चीजों पे आगे निकल चुकी है और भारत के पास वो टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो भारत ने, हर देश ने, जिसे कहते हैं हमने सॉवरेन एआई, या जो देश की जो सॉवरेन एआई है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्तंभ है। ये इसलिए कि एआई को सारा पृथ्वी समझता है कि ये अगला डिफरेंशिएशन होगा भारत के लिए या किसी भी देश के लिए, बिजनेस या कॉमर्स के लिए। तो उसमें हमारा जो स्थान है वो हम इस समिट के पूरे विदेश को, पूरे देश पृथ्वी को बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि हमारा मॉडल कुछ अलग है। हम बड़ा इंक्लूसिव सा मॉडल लेके आ रहे हैं, सबको साथ लेके चलने वाली मॉडल जो हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रही है, और हम वही बाहर भी वही करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए, न कि सिर्फ हम अपने देश के लिए सोच रहे हैं बट पूरे देश के लिए, पृथ्वी के लिए सोच रहे हैं। जी जगदीश जी, इस बात को अगर आगे बढ़ाएं, इसके लोकतांत्रिकरण की बात की जा रही है, डेमोक्रेटाइजेशन, किस तरह से इसको देखते हैं कि इसका लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक, खासतौर पर जब हम हिंदुस्तान जैसे देश की बात करते हैं तो वहां तक कैसे पहुंचे? जो हमारी इंडस्ट्री है, जिसकी जो बिजनेस की बात की आपने, ट्रेड की बात की, उन सब तक, यानी कि इससे हर व्यक्ति जुड़े और या हर एंटिटी जुड़े और सबको लाभ मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, दो तरह से हो सकता है। एक है, भारत के पास सबसे बड़ी टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है वो विदेश में नंबर 1 स्तर पे माना जाता है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 300 बिलियन के आसपास का हमारा कंट्रीब्यूशन है फॉरेन एक्सचेंज का। लेकिन अगर आप उस टेक्नोलॉजी को और उसके जो लोग हैं, उसकी स्किल्स को आप आगे बढ़ाएं, तो एआई के लिए जो स्किल्स चाहिए उसका सबसे ज्यादा जो स्किल लेवल है या जो लोग हैं जिनको ये स्किल है, वो इस देश में है। तो वो पूरे देश, पूरे पृथ्वी को चाहिए, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम उससे
पूरी पृथ्वी की सहायता कर सकते हैं। भारत के लोगों के लिए तो आप समझिए ये सबसे बड़ा देन है जिससे हम डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर या हमारी मैन्युफैक्चरिंग या हमारा कोई भी बिजनेस आज के दिन में किसी भी पृथ्वी के दूसरे किसी बिजनेस से नीचे नहीं रहेगा अगर हम इसको पकड़ें कि हम इसके थ्रू हम एआई को यूज करके ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। और यही सिर्फ एक ही रास्ता है कॉम्पिटिटिव बनने का और ग्लोबल ब्रांड बनाने का। वो आपको हमारे जो फार्मर्स हैं और हमारे जो या किसान हैं और या हमारे जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं सबको एआई का फायदा होगा अगर वो यूज करने लगे इसको और इसको हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। जी 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 जी, निश्चित तौर पर पार्थ, आपसे अगर हम जानना चाहें हेल्थ, एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस या ट्रैफिक, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एआई स्टार्टअप्स सबसे बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं? कैसे इसको देख रहे हैं आप अवसर के तौर पर? ये बहुत बड़ा अवसर है सारे एआई स्टार्टअप्स के लिए। जो आपने सेक्टर्स बोले उन सब सेक्टर्स में एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए और इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। जैसे अगर आप किसान देखिए, किसान को क्वेश्चन आंसरिंग, स्पीच में उनको जरा बताना और उनके चैटबॉट बनाने, उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। डिफेंस में बहुत बड़ा अवसर है कि आप अपने एआई से बेटर टेक्निक्स बना सकते हैं जिससे हमारा डिफेंस इंप्रूव हो सकता है। हर एस्पेक्ट में आप इस समिट में हम देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग तरह की स्टार्टअप्स आई हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से स्टार्टअप्स आई हैं और सब स्टार्टअप्स अपना एक यूनिक पॉइंट लाए हैं। यही एआई समिट इनेबल कर रहा है कि हर स्टार्टअप में हर सेक्टर में आपको एक अलग एंगल चाहिए होता है, आपको एक अलग थिंकिंग चाहिए होती है, जिससे और एआई से काफी नई चीजें जो इनेबल हो रही हैं हर डिफरेंट सेक्टर में, वो हम देख सकते हैं कि अलग अलग आप स्टार्टअप देखिए, वो हर स्टार्टअप एक अलग चीज लेकर आ रही है, अलग एक इंडियन एथिकल वे लेकर आ रही है इन टेक्नोलॉजीज के लिए। जी 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 जी, इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूँ कि एक स्टार्टअप उद्यमी के तौर पर अगर आप इसको ऐसे देखें कि जो स्टार्टअप्स के सामने जो बाधाएं हैं, चाहे वो फंडिंग की बात हो, चाहे वो डेटा एक्सेस की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, किस तरह से आप देखते हैं कि ये इनको दूर किया जा सकता है? और जो इस तरह की समिट है वहाँ पर इन बाधाओं को लेकर के ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलता हुआ आपको दिखता है? बिल्कुल, देखिए एआई में जो सबसे बड़ी बाधा होती थी कि आपको जीपीयूज चाहिए होते थे मॉडल ट्रेन करने के लिए, आपको जीपीयूज चाहिए होते थे, आपको फंडिंग चाहिए होती थी। अब जैसे भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन बनाया है, उन्होंने इंडिया में अब इतने 30,000 से भी ज्यादा जीपीयूज का कलेक्टिव बनाया जो स्टार्टअप्स को दिए जा रहे हैं। तो इससे एक जो सबसे बड़ी बाधा होती थी, जैसे मैं इससे पहले यूएस में था, वहां पे बड़े आराम से आपको जीपीयूज मिल जाते थे जो पहले हमें इंडिया में नहीं मिलते थे, लेकिन अब इंडिया एआई मिशन के द्वारा हमें वो मिल रहे हैं। इस समिट में देखिए आप पूरे विश्व से लोग आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, बहुत फंडिंग लेकर आ रहे हैं और इंडियन स्टार्टअप्स में अब इन्वेस्ट करा जा रहा है। और जो जीपीयूज इन्वेस्टमेंट सब कुछ इस समिट में सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, डेवलपर्स आए हैं, तो सब लोग देख रहे हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स अब कितनी आगे बढ़ गई हैं और ये सारी जो बाधाएं पहले होती थी अब वो बहुत कम हो ही जा रही है। तो पार्थ, इसको ऐसे भी समझे जो गवर्नमेंट का बदला हुआ रवैया है या जो पॉलिसी सपोर्ट है उसकी वजह से जो स्टार्टअप्स है उनको मदद मिल रही है, कैसे आप इसको बताएंगे? बिल्कुल, जो अभी आपने बजट में भी देखा, जो डेटा सेंटर्स की पॉलिसी लाई गई है उसके कारण भी बहुत स्टार्टअप्स को फायदा होगा। इंडिया में डेटा सेंटर्स आएंगे, इंडिया में डेटा सेंटर्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये गवर्नमेंट की जो एआई के प्रति जो नई पॉलिसी आई है, इनसे बहुत ही अब स्टार्टअप्स को बहुत ही पुश करा जा रहा है, आप उनको सपोर्ट दी जा रही है, तो इससे काफी फायदा हो रहा है स्टार्टअप्स का। जगदीश जी, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था है, आईटी इंडस्ट्री है, उसको किस तरह से ये एआई समिट से ठोस लाभ, अगर जिसकी बात मैं कहूं, कैसे आप देखते हैं कि इसका सीधा इम्पैक्ट इस पर होगा? देखिए, जो हमारी जो दो तरीके से आप इसको देखिए। एक है डिजिटल जो हम यूज करते हैं हर रोज के मामले में, हमारे रोज के कार्यक्रम में, जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एआई से बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम इसको, और एआई करेगी क्या, एआई जो है इस हर डेटा को लेके हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो देश के देशवासी हैं, उनको ये डेटा बहुत आराम से मिलेगा और वो उस पर कोई ठोस काम कर सकते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कृषि की,
तो कृषि का काम भी वो उस डेटा को, कि आप वेदर को कैसे लेंगे और उसको लेके आप पहले आप क्या काम करेंगे और उससे उनको क्या फायदा होगा, ये एक फायदा है। बाकी हमारी जो एक आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है, अभी पार्थ ने बताया कि हमारे पास वो इस बार डेटा सेंटर, तो आप अगर डेटा सेंटर से थोड़ा आगे भी चले गए तो करीब कुछ साल पहले हमने पावर के ऊपर बहुत काम किया, एक नेशनल ग्रिड बनाया। वो नेशनल ग्रिड से ये जो जितना जो भी आप एआई को एक अलग स्तर पे ना देखें, इसको आप 5 स्तरों पे देखें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर देश जो है सेमीकंडक्टर पॉलिसी और पीएलआई स्कीम ला रही है, उसके ऊपर ये डेटा सेंटर बनेगा। डेटा सेंटर के ऊपर जो मॉडल्स बन रहे हैं या जो एप्लीकेशन या फाउंडेशन मॉडल्स बन रहे हैं, उसके ऊपर हमारा जो टेक्निकली, जैसे मैं समझता हूँ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और बाकी जो स्किलिंग के काम चल रहे हैं, उससे हमारे देश के युवा ट्रेंड हो रहे हैं और उस ट्रेन से आप उनके यहाँ पे एप्लीकेशंस बना रहे हैं जो पूरे पृथ्वी के लिए होगा। तो आपको इसको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि आप इसको कैसे गांव-गांव में और कैसे हर शहर में ले जा सकते हैं। और मेरा क्या मानना है कि इसका बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा दोनों तरफ, विदेश में भी और देश में भी। जी, अच्छा जगदीश जी, जब एआई के विस्तार के साथ और हम इतने जिसको कहते हैं कि बड़े बूम और बैंग के साथ इस पे आ रहे हैं, तो डेटा सुरक्षा की बात होती है, एथिक्स की भी बात होती है और उसके साथ ही साथ रेगुलेशन की जब बात हम करें, कितनी बड़ी चुनौती है और आपको लगता है कि ये जो भारत का एआई मॉडल मैं कहूँ, कैसे कैसे आप इसको देखते हैं, क्या इसमें होना चाहिए आपके लिहाज से? देखिए, आपने एक बहुत ही ऐसी विषय पे बात की है जो पूरे पृथ्वी को इसके बारे में सोच है और इसके बारे में पूरी पृथ्वी सोच रही है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि हम एथिक्स और बिहेवियर ऑफ एआई इसको कैसे मैनेज करें। और जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं, हम इसको सबको लेके साथ चल रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हर एआई का जो एप्लीकेशन है वो देश के सबसे साधारण नागरिक उसको फायदा हो। तो हम जब इस चीज को पहला मान्यता देते हैं तो ये अपने आप ही ऐसा एक पॉलिसी बन जाता है जिससे जो सबसे कमजोर है या जो सबसे कॉमन है उसको फायदा होगा। तो आप देखिएगा कि एथिक्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। और हमने जो सरकार की जो इंडिया एआई मिशन और पॉलिसी है उसमें एक अलग से एक संविधान रखा है कि हम इसको डेटा इंक्रिप्शन, डेटा पॉलिसी और जो एथिक्स है इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। और ये मेरे ख्याल से फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा, क्योंकि आप जानते हैं और आपने जरूर सुना होगा कि अगर इसको हम ना माने और ना ठीक से देखें तो एआई कहीं और ले जा सकती है इस रास्ते को। लेकिन इसको एक ढंग से एक दायरे में रखना ताकि ये अपने आप में एक मुख्य तौर पर एक बहुत ही स्ट्रेंथ अपना देश के लिए बने, ये हमारा ध्यान रहेगा। जी बिल्कुल। पार्थ सारथी जी, आपसे अगर समझना चाहें तो जो भारत के स्टार्टअप्स हैं ग्लोबली, अगर उनका कंपटीशन जो दूसरे स्टार्टअप्स है या अगर हम दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा के लिहाज से देखें तो किस ताकत से भारत के स्टार्टअप्स, एआई स्टार्टअप्स उतर रहे हैं और अगले 5 सालों में आप किस तरह से देखते हैं कि पूरा परिदृश्य बदलने वाला है जो हम सबको लग रहा है? देखिए, अब इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो दिखा रहे हैं कि हम भी ग्लोबल प्लेयर्स और ग्लोबल कंपनीज के साथ compete कर सकते हैं। अब मुझे बिल्कुल विश्वास है कि अगले 5 साल में तो हम काफ़ी हमारे जो स्टार्टअप्स हैं भारत के काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। मतलब कि ग्लोबल प्लेयर से compete नहीं, उनको नई टेक्नोलॉजी बना के दिखाएंगे जो वो अब उसके बाद वो कैचअप करेंगे हमसे। जैसे कि अगर मैं चैरियट की बात करूं तो चैरियट स्पीच मॉडल्स बनाता है और स्पीच रीजनिंग मॉडल्स बनाता है। इंडिया, जैसे आप जानते हैं, वॉइस फर्स्ट नेशन है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर वॉइस से कम्युनिकेट करते हैं और वॉइस जो रीजनिंग मॉडल्स हैं वो आज तक दुनिया में नहीं बने। टेक्स्ट में बने हैं लेकिन वॉइस में नहीं बने। तो यही चीज हम पायनियर करना चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं विश्व में कि एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी को कैसे बनाया जाए और इसको कि बाकी जो विश्व को सिखाया जाए कि ऐसे ऐसे ये टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। तो अगले 5 साल में तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि इंडिया की जो स्टार्टअप्स हैं काफी आगे बढ़ जाएंगी और एक्चुअली बाकी वर्ल्ड की जो स्टार्टअप्स हैं उनको दिखाएंगे कि जैसे कैसे कुछ टेक्नोलॉजीज पायनियर करी जाती है। जैसे स्पीच में मेरे को बिल्कुल विश्वास है और बाकी भी हम देख रहे हैं कि इंडिया की स्टार्टअप्स काफी आगे बढ़ रही हैं, काफी क्या कहते हैं ग्लोबल कंपनी से compete कर पा रही हैं, काफी बेंचमार्क्स पे उनसे भी अच्छी एक्चुअली बन पा रही है।
बिल्कुल। तो पार्थ खुद भारत के युवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्थ, बहुत बधाई आपको इतना शानदार काम करने के लिए और ये जज्बा रखने के लिए। अगले 5 वर्षों में जिस तरह से आपने कहा कि बहुत कुछ बदलने वाला है, पॉजिटिवली बदलने वाला है, और भारत उस कंपटीशन में कहीं भी पीछे रहने वाला नहीं है, बल्कि हम दिशा दिखाने वाले होंगे, और आप जैसे युवाओं के बदौलत ज़रूर हम इसको कर पाएंगे। जगदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। पार्थ, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का जो ओवरऑल जो प्रभाव है वो किस तरह से रहा है और किस तरह से होने वाला है। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है, और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया, इश्क का एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत और फ्रांस के बीच नवाचार में सहयोग को लेकर एक बड़ी घोषणा होने वाली है। यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे में होगी। 17 फरवरी को मुंबई में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के शुरुआत की घोषणा होगी। भारत और फ्रांस अब नवाचार में सहयोग के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के शुरुआत की घोषणा करेंगे। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। यह भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में एक नया आयाम जोड़ेगा।
2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच होराइजन 2047 रोड मैप की घोषणा हुई थी और इस साल मनाया जाने वाला भारत फ्रांस नवाचार वर्ष उसी की कड़ी होगी। इसके तहत रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य, परमाणु ऊर्जा, जलवायु, डिजिटल तकनीक और उभरते क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साल भर कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जो युवा वर्ग में विशेष जागरूकता और प्रेरणा पैदा करेगा। इस दृष्टिकोण से 17 फरवरी को मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया है। इसकी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के अलावा दोनों देशों के उद्योगपति, स्टार्टअप प्रतिनिधि, शोधकर्ता और नीति निर्माता भाग लेंगे। इस फोरम का उद्देश्य तकनीकी साझेदारी के बारे में अनुभवों को साझा करना और संयुक्त परियोजनाओं के रोड मैप के लिए जमीन तैयार करना है। आज नवाचार का युग है और अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो ऐसे में नवाचार के इस अवसर को छोड़ा नहीं जा सकता। इस मायने में भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की है। वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की महत्ता को देखते हुए भारत और फ्रांस के बीच यह सहयोग भविष्य में एआई में भी अहम योगदान करेगा। नवाचार वर्ष का फोकस स्टार्टअप सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, उच्च शिक्षा साझेदारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित प्रौद्योगिकी और अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों पर रहेगा। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के बीच सहयोग को प्रेरित किया जाएगा ताकि सह विकास और सीमा पार निवेश को बढ़ावा मिल सके। नवाचार में भारत फ्रांस साझेदारी को पारंपरिक रक्षा सहयोग से आगे बढ़ाकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जाने वाली पहल के रूप में भी देखा जा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत और फ्रांस के बीच यह सहयोग दुनिया में सकारात्मक विकास का संकेत देगा। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दिल्ली सपनों का शहर, जहां मेहनत कभी नहीं रुकती, लेकिन मेहनत के बीच 2 वक्त का भरपेट और सम्मानजनक भोजन हर किसी का हक है। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लेकर आई है 100 करोड़ रुपए की बजट के साथ अटल कैंटीन। सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक, स्वच्छ और भरपेट भोजन। किसी के स्वाभिमान को ठेस न आए कि मैं फ्री में कुछ भोजन खा रहा हूँ, वो 5 रुपए दे के भी भोजन खाएगा तो सम्मान के साथ खाएगा। गरीब भाई बेचारा खाना खा के चैन से सो जाता है रात को और सुबह उसको पता है कि मुझे टाइम पे खाना मिलेगा। अटल कैंटीन, सम्मान के साथ सस्ता और सेहतमंद भोजन। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए
आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। तुम्हारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया इश्क का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भारत और फ्रांस के बीच गहरे और मजबूत रिश्ते का गवाह बनने जा रही है। यह अटूट साझेदारी न केवल सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अहम क्षेत्रों में प्रगति की दिशा दिखाएगी, बल्कि व्यापार से लेकर सामरिक सहयोग दोनों देशों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। मुंबई से अंकित मिश्रा की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात मुंबई के राजभवन में होने के बाद दोनों नेता ताज पैलेस होटल में आयोजित इंडिया फ्रांस इनोवेटिव फोरम में हिस्सा लेंगे। इस खास बैठक में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे। कई कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी। एक तरीके से कहें तो बिजनेस फोरम भी यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आएगा। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। फ्रांस इंडिया ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 दोनों मुल्कों में लगातार मनाया जाएगा, क्योंकि कई दशकों की मित्रता है। राउंड टेबल बैठक में भारत और फ्रांस के प्रमुख उद्योगपति और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहां व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारी के अहम समझौतों पर ऐतिहासिक करार होने की संभावना है, जो दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देंगे। मुंबई की धरती पर वो संदेश भी दिया जाएगा, सांस्कृतिक झलक भी दिखाई जाएगी और इन सब के बीच केंद्र में साफ तौर पर बिजनेस भी होगा और केंद्र में साफ तौर पर होगी सुरक्षा से जुड़ी हुई ट्रांसफॉर्मेटिव भारत की पॉलिसी, जो कि AI टेक्निक के जरिए हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने लेकर जा रही है। राउंड टेबल बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारतीय संस्कृति की झलक पेश करने वाले विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को प्रस्तुत किया जाएगा। खास मुलाकात है, इसको लेकर क्या जरा जानते हैं सर। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं, ये बहुत ही बड़ा चीज होगा। इसमें काफी पॉजिटिव्स देखे जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है जो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हमारा मोदी साहब आ रहा है, तो हम लोग को बहुत खुशी की बात है। बहुत विकास, उनके थ्रू बहुत विकास हुआ है और वो आ रहे, इनसे इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है और वेलकम है, आए, ऑल द बेस्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा न केवल भारत फ्रांस रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा भी देगा। डीडी न्यूज के लिए मुंबई से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। और बात होगी देश में जारी सियासत की। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनावी पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रही है टीएमसी। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए 7 अधिकारियों को निलंबित किया है, जिसने राजनीतिक सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन की भूमिका को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं आयोग ने नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में गंभीर लापरवाही और कदाचार की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने 5 जिलों के 7 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर ने आरोपी एईआरओ को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाहर कोई भी अन्य दस्तावेज अपलोड करने से बचने की सलाह दी थी। इसके बावजूद इन 7 एईआरओ का कहना था कि उनका फैसला ही अंतिम है।
इसके तुरंत बाद उन्होंने न केवल SIR प्रक्रिया बल्कि उनके सरकारी पदों से भी निलंबित कर दिया गया। ECI एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। उन्होंने ऑर्डर में खुद ही लिखा हुआ है कि 2000 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था। DOPT जो नोडल मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसने ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट DOPT एक चुक्ति करी थी ECI के साथ कि 13 CC में जो कोई स्टाफ आपके अंडर डेपुटेशन रहेगा उस पर आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। उसी को एक्सरसाइज करके ECI ने ये ऑर्डर किया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी आवास योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और बांग्लार बाड़ी के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने से जुड़े स्वीकृति पत्र SIR में मान्य दस्तावेज नहीं माने जाएंगे। ये स्पष्टीकरण पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में दिया गया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 9 फरवरी 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके SIR नोटिस में उल्लेखित दस्तावेजों पर ही विचार किया जाएगा। हमारा जो 13 डॉक्यूमेंट्स है उसके अंतर्गत ये नहीं आ रहा। कोई लैंड अलॉटमेंट किया हो, कि कोई पट्टा किया हो SC ST को, कोई रिफ्यूजी को पट्टा किया हो, किसी को लैंड अलॉटमेंट किया हो, वो तो हम मानते हैं। लेकिन बेनिफिशियरी स्कीम जो है इसमें तो किसी को भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये उनका मानना है। जिसने खाली ये डॉक्यूमेंट दिया है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ अगर और डॉक्यूमेंट दिए हैं आपने, SC ST सर्टिफिकेट दिया है, OBC सर्टिफिकेट दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट दिया है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपने दिए हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों ने आधिकारिक ऐप के बजाय अन्य माध्यमों से बिना उचित कारण गैर मतदाताओं के नामों का सत्यापन किया। मैंने पहले ही बोला था कि सारे लोगों को, ये ERO सबको, कि आप लोग निरपेक्ष होकर काम करिए, क्योंकि अगर तृणमूल की तरफ काम करेंगे आप तो इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ एक्शन लेगा और नौकरी आपको कोई नहीं बचा सकता। पश्चिम बंगाल में करीब 65 लाख लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची से कटने की उम्मीद है। आयोग 28 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां की राजनीति में बजट सत्र के दौरान सियासी तापमान उस समय और बढ़ गया जब योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते समय सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका पेश किया। और इस दौरान उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उन्होंने जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने खास तौर पर विपक्ष और जिसमें विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया और कानून व्यवस्था, विकास और निवेश को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और निवेश के क्षेत्र में हुए बदलावों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। तो आइए देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का विस्तृत खाका पेश करने के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर हमला किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में योगी ने रौद्र रूप अख्तियार करते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतिपक्ष से सम्मान या सकारात्मकता की अपेक्षा करना बेवकूफी होगी। मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले की बदहाल कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार चला रहे थे। योगी ने सपा को तुष्टीकरण की राजनीति करने को लेकर भी जमकर लताड़ लगाई। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों का विकास परिवारवादी था। अभिभाषण के दौरान अपनी सरकार के पिछले 9 वर्षों का लेखा जोखा भी पेश किया। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में 14,000 कारखाने थे, जो अब बढ़कर 31,000 से अधिक हो गए हैं। पिछले 8 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का 60% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कनेक्टिविटी के बारे में योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे का नेटवर्क विकसित हो रहा है। प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनकर तैयार है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले राज्य के अंतिम पूर्ण बजट में सभी सेक्टर्स पर फोकस किया गया। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ विपक्ष के दुष्प्रचार पर जवाब देकर स्पष्ट किया कि वे सरकार और पार्टी दोनों मोर्चों से चुनाव के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।